हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रीसिंग बाई वैष्णवी पर। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। रेलवे ग्रुप डी एंड आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम आपके लिए यहाँ पर पेपर लेके आ रहे हैं। ये पेपर आपके दोनों एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होने वाला है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो दोनों पेपर के ही लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कॉपी पेन लेके आप लोग बैठ जाइए जल्दी से, और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करिएगा और अपने मन से खुद इसको बनाने का एक बार प्रयास करिएगा, ठीक है? फिर आप यहाँ पर अपना आंसर मिला सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। सभी गधे जेब्रा हैं, कुछ बैल बिल्लियाँ हैं, कुछ गधे वानर हैं। एंड यहाँ पे निष्कर्ष कह रहा है कुछ जेब्रा बैल है, कुछ जेब्रा वानर है, कुछ गधे बिल्लियाँ हैं। अब आपको यहाँ पे चूज करना है, ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको चूज करना है कि 1 2 3 4 में से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहला तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ ऑल डंकीज आर जेब्रा। तो यहाँ पे मैं नेम का इनिशियल्स लेके चलूंगी, ठीक है? इसमें आई थिंक आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप भी हिंदी से अगर कर रहे हैं तो हिंदी में आप उसका नेम का इनिशियल लेके चल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, ऑल डंकीज आर जेब्रा। ऑल डंकी, सारे डंकी क्या है? जेब्रा है। सम बुल्स आर कैट, तो मुझे नहीं पता, हम इसको अलग बना लेते कि कुछ बुल्स क्या है, यहाँ पर कैट है। सम डंकीज आर एप्स, कुछ डंकी क्या है? एप्स हैं। कंक्लूजन कह रहा है सम जेब्रास आर बुल, कुछ जेब्रा बुल है। अब जेब्रा और बुल के बीच में यहाँ पे कोई भी कनेक्शन ना तो सम का दिखा रहा है, ना तो ऑल का दिखा रहा है, ना तो नो का दिखा रहा है। ध्यान रखिएगा, नो का भी कनेक्शन नहीं है। नो का कनेक्शन तब होता है जब यहाँ पे इसको इस तरीके से कट कर दिया होता है बना के, ठीक है? तो यहाँ पे इसने कट तो किया नहीं है, तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि जेब्रा और बुल के बीच में नो का कनेक्शन है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं। तो कुछ जेब्रा बुल्स है क्या, तो आप क्या कहोगे? भाई इनका कनेक्शन तो कुछ दिख नहीं रहा है, ना तो होने का दिख रहा है, ना तो ना होने का दिख रहा है। तो आप क्या कहोगे कि भाई हमें नहीं पता कि कुछ जेब्रा बुल्स हैं या नहीं है, सीधे से आप कट कर दोगे। अगला क्या कह रहा है, सम जेब्रास आर एप्स, कुछ जेब्रा एप्स है क्या? बिल्कुल, ये देखो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ जेब्रा जो है एप्स है, तो सेकेंड वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है सम डंकीज आर कैट्स, कुछ डंकी क्या है? कैट्स हैं। अगेन डंकी और कैट्स के बीच में यहाँ पर कुछ भी कनेक्शन ना तो होने का दिख रहा है, ना तो ना होने का दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, भाई हमें क्या पता कि कुछ डंकी कैट है या नहीं है, हमें तो नहीं पता। तो यहाँ पे कंक्लूजन कौन सा फॉलो होगा? ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है सिटिंग, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 7 दिन दिए हुए हैं और 7 दिन में यहाँ पर बातचीत को रिकॉर्ड करने का फैसला हुआ है। अभी यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई है जंबल फॉर्म में। अब इसको आपको अरेंज करना है और यहाँ पे बताना है कि आर जो है किस दिन वीडियो को रिकॉर्ड करता है, ठीक है? चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे कह रहे हैं 6 गर्ल्स हैं, इन्होंने डिसाइड किया एक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब ये लोग बात करेंगी तो उसमें किस दिन किसको रिकॉर्ड करना है, यहाँ पर सबका अलग अलग डेट डिसाइड है। संडे विल बी द रेस्ट डे, पी सेट फ्राइडे विल सूट हर, ओके। तो यहाँ पे आपसे यहाँ पर 1 by 1 हर एक दिन को कहा गया है। यू विल स्टार्ट द प्रोसेस एंड रिकॉर्ड ऑन मंडे। अब ये लाइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपको मंडे से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? मंडे से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या रखा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है? यहाँ पे आपने 7 दिन ये डिवाइड कर लिए हैं। पेन टैप पे पढ़ाना और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने में बहुत डिफरेंस होता है। आपके पेन टैप पे आपकी राइटिंग बिल्कुल नहीं बनती है, डिजिटल बोर्ड पे फिर भी थोड़ा सा सही से बन जाती है ना? चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यू विल स्टार्ट द प्रोसेस एंड रिकॉर्ड ऑन मंडे। कहाँ किस दिन यू रिकॉर्ड करेगा? मंडे को, तो आपने यू की जगह मंडे रख दिया, ठीक है? पी सेट फ्राइडे विल सूट हर, यानी कि पी किस दिन रिकॉर्ड करेगा? फ्राइडे को, ठीक है? एस विल रिकॉर्ड इमिडिएटली बिफोर टी, यानी जहाँ पे भी टी आएगा, जहाँ पे भी टी आएगा उसके ठीक पहले कौन रिकॉर्ड करेगा? एस रिकॉर्ड करेगा। कहने का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए संडे को टी रिकॉर्ड करता है तो सैटरडे को एस आ जाएगा। अगर थर्सडे को टी रिकॉर्ड करता है तो वेडनेसडे को एस आ जाएगा। अगर वेडनेसडे को टी रिकॉर्ड करता है तो ट्यूसडे को एस आ जाएगा, ठीक है? क्यू विल रिकॉर्ड ऑन अ डे एग्जैक्टली बिटवीन द डे ऑफ यू एंड एस।
क्या कह रहा है यहाँ पर कि क्यू उस दिन रिकॉर्ड करेगा, ठीक बीच में रिकॉर्ड करेगा, किस दिन रिकॉर्ड करेगा, यू और एस के बीच में रिकॉर्ड करेगा, यू और एस के बीच में रिकॉर्ड करेगा, यू और एस के बीच में रिकॉर्ड करेगा। क्या किसी एक को बैठा चुके हो क्या? बिल्कुल, यू आप बैठा चुके हो, सिंपल सी बात है, क्यू यहाँ पे आ जाएगा और एस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपके आगे क्या बोल रहा है इसके बाद, टी सिलेक्टेड थर्सडे, टी को थर्सडे को रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे कौन बच रहा है, एस टी देखिए आ ही चुके हैं। ठीक है, यू क्यू एस भी आ चुके हैं। विच डे इज लेफ्ट फॉर आर टू रिकॉर्ड द वीडियो। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कौन सा दिन बचा है जो जिसमें आर रिकॉर्ड करता है। अब इसको देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको यहाँ पे लग रहा है कि मैम यहाँ पे तो 2 प्लेस खाली हैं, राइट, यहाँ पर 2 प्लेस खाली हैं, हम किसको रखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, तो देखिए वेडनेसडे हो नहीं सकता, मंडे हो नहीं सकता, थर्सडे हो नहीं सकता, बचा क्या, सैटरडे, है ना, सैटरडे बच रहा है ना। अब आप कह सकते हैं मैम संडे को भी तो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन बेटा संडे ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए उसने देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन कितनी चालाकी से रखा है कि आप गलती यहाँ पर करो भाई, जब 2 प्लेस खाली है तो आर इसमें भी आ सकता है, आर इसमें भी आ सकता है। अब इसके लिए उसने ना तो उसने क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी है, ना तो उसने कुछ स्पेसिफाई किया है कि आर किस दिन आएगा, है ना। इसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शन देखो कि वेडनेसडे में ऑलरेडी एस बैठा हुआ तो वेडनेसडे तो हो नहीं सकता, मंडे में ऑलरेडी यहाँ पर यू बैठा तो मंडे हो नहीं सकता, थर्सडे में ऑलरेडी यहाँ पर टी बैठा है तो थर्सडे भी नहीं हो सकता। अब बेटा बचा कौन, तो बचा क्या, सैटरडे, तो यानी कि सैटरडे में ही आपको आर को रखना पड़ेगा। और जो अब एक नाम यहाँ, हालांकि यहाँ पे नाम नहीं दिया है, जो भी यहाँ पे बचेगा वो पर्सन यहाँ पर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सैटरडे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे कह रहा है, अगेन सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, बनाइएगा। चलिए बनाते हैं। ऑल कुरियर्स आर शिपमेंट, ठीक है, हम इनिशियल से लेके चलेंगे केवल कि सारे कुरियर्स क्या हैं, शिपमेंट है। और शिपमेंट आर ट्रांसपोर्ट, सभी के सभी जो शिपमेंट है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट है। नो हॉल इज नैनो स्पोर्ट, कोई भी हॉल नैनो स्पोर्ट नहीं। अब यहाँ पे ना तो हॉल है ना तो नैनो स्पोर्ट है, हम इसको अलग बना लेते हैं कि कोई भी जो हॉल है वो नैनो स्पोर्ट नहीं है। नैनो स्पोर्ट यानी कि एन एस मैंने लिख दिया, आप केवल एन भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नो ट्रांसपोर्ट इज शिपमेंट, कोई भी ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ट्रांसपोर्ट का कुछ भाग तो शिपमेंट में आ रहा है। देखिए ट्रांसपोर्ट का ये पूरा भाग है, इसके कुछ भाग में शिपमेंट आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट का किसी भी भाग में शिपमेंट नहीं है, तो ये तो एग्जैक्टली गलत है। ठीक है, आप इसको गलत कर दीजिएगा। अगला क्या कह रहा है, ऑल काउंटर्स आर ट्रांसपोर्ट, काउंटर्स यहाँ पे कुरियर्स है, यहाँ पे काउंटर्स है, वेट अ मिनट, यहाँ पे काउंटर्स नहीं बेटा, यहाँ पे कुरियर ही है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, कुरियर है यहाँ पर, कुरियर्स एंड इधर वाले पे भी कुरियर ही है, यहाँ पे भी काउंटर आ गया, यहाँ पे काउंटर नहीं है, कुरियर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे काउंटर नहीं, ये भी कुरियर है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सारे कुरियर क्या है, ट्रांसपोर्ट है। सारे के सारे कुरियर किसके अंदर आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल सही आ रहे हैं यहाँ पर। अगला कह रहा है, सम ट्रांसपोर्ट आर शिपमेंट, कुछ ट्रांसपोर्ट क्या है, शिपमेंट है। बिल्कुल, कुछ ट्रांसपोर्ट का कुछ भाग शिपमेंट है ना, ट्रांसपोर्ट के कुछ भाग में शिपमेंट आ रहा है, सही कह रहा है। नो कुरियर इज हॉल, कोई भी कुरियर हॉल नहीं है। अब बेटा कुरियर और हॉल के बीच में कोई कनेक्शन शो नहीं कर रहा है, यहाँ ये कुरियर है आपका और ये हॉल है आपका, तो कुरियर और हॉल के बीच में ना तो होने का कुछ कनेक्शन बता रहा है, ना तो ना होने का कुछ भी कनेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए कि कोई भी कुरियर हॉल नहीं है, इसका आपका आंसर हो जाना चाहिए कि भाई हमें क्या पता है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड आपका करेक्ट हो रहा है। सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा। वेट अ मिनट, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ऑल कुरियर्स आर शिपमेंट, ऑल शिपमेंट आर ट्रांसपोर्ट एंड नो हॉल इज ओके 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 ओके, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे नैनो स्पोर्ट नहीं है, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट ही है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट ही है। थोड़ा सा यहाँ पे आज की स्लाइड में थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें गलत हुई हैं, आई एम सो सॉरी बच्चों। यहाँ पे ये
ट्रांसपोर्ट है। कोई हॉल ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है, और चलिए यहाँ पे अब सही हो गया। चलिए अब एक बार इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं। फिगर भी हमको यहाँ पर दोबारा से बनाना पड़ेगा। चलिए फिगर भी एक बार हम दोबारा से बना देते हैं। नो हॉल इज ट्रांसपोर्ट। नो हॉल इज ट्रांसपोर्ट, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, कोई भी हॉल ट्रांसपोर्ट नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर। नो ट्रांसपोर्ट इज शिपमेंट सही है, और यहाँ पे हॉल का देखना था सिर्फ। नो कुरियर इज हॉल, कोई भी कुरियर हॉल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। कोई भी कुरियर हॉल इसलिए नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले तो हॉल का माना किससे है? ट्रांसपोर्ट से। हॉल का माना किससे है बच्चों? ट्रांसपोर्ट से। तो जब हॉल का माना ट्रांसपोर्ट से है तो कुरियर के साथ भी तो अपने आप मना हो जाएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये याद नहीं होता है ना तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप देखिए आप अपने पेरेंट्स के अंडर में हैं। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के अंडर में हैं। सी कौन है? आप हैं। ठीक है, सी कौन है? आप हैं। आपके पेरेंट कौन है? टी। अब टी ने मना कर दिया कि इस पर्सन से हमारी लड़ाई हो चुकी, इस पर्सन से आपको बातचीत नहीं करनी है। ठीक है, तो क्या आपकी हिम्मत है कि आप बात कर लोगे? नहीं हिम्मत है ना। यानी कि जब पापा ने मना कर दिया कि अच्छे से बात नहीं करनी है तो आप तो बात नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं बात करोगे। अगर बात करोगे तो आपकी हड्डी पसली तोड़ी जाएंगी, है ना। तो जब बाहर वाले की मना है, जब यानी कि बाहर वाले की मना हो गई तो अंदर वाले की अपने आप मना हो जाएगी। कोई भी कुरियर ट्रांसपोर्ट हॉल नहीं होगा तब भी सही, कोई भी शिपमेंट हॉल नहीं होगा तब भी यही स्टेटमेंट, यही कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अब 8 दोस्त आ गए हैं और 8 दोस्तों की कहानी यहाँ पर दे रहे हैं। चलो बनाते हैं। आप भी वीडियो को पॉज करिएगा, बनाइएगा। 8 फ्रेंड्स यहाँ पे कृति, दुर्गा, मानसी, सूर्या, ताहिरा, वृत्ति, अहाना एंड योशिता आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन अ सच वे। देखो, जब भी स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन है बहुत ध्यान से करना है आपको। आपने स्क्वायर टेबल तो बना ली थी, स्क्वायर टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्सन्स कहाँ बैठे हैं उनके लिए आपको सोचना पड़ेगा। एक स्क्वायर टेबल बना ली इन सच अ वे डैट 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ 4 कॉर्नर्स। 4 लोग कहाँ पे बैठे? कॉर्नर्स पे बैठे हैं। तो ये आपके 4 फ्रेंड्स कॉर्नर पे हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि बाकी के जो 4 फ्रेंड्स है वो कहाँ बैठे? साइड के बीच में बैठे। तो यहाँ पे ये 4 फ्रेंड्स आपके साइड के बीच में बैठ गए। ठीक है, और आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, यानी सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं। सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो हमने ये सेंटर की तरफ बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ से सिर्फ इतना क्वेश्चन है आपके सामने बस। सूर्या इज सिटिंग एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ दुर्गा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहीं कुछ दे रहा है कि कॉर्नर पे है या साइड के बीच में? एक बार देख लेते। सूर्या इज सिटिंग एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ दुर्गा। ओनली ताहिरा इज बिटवीन कृति एंड दुर्गा। मानसी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दुर्गा। ओनली वृत्ति सिटिंग बिटवीन सूर्या एंड योशिता। योशिता इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वहाना। वृत्ति सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ मानसी। कहीं पे भी नहीं दे रहा कि कौन कॉर्नर पे बैठा है, कौन साइड के बीच में बैठा है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। क्यों 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी? या तो एक पर्सन कॉर्नर पे बैठेगा या तो वही पर्सन साइड के बीच में बैठेगा। ठीक है, यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी। चलिए अब इन दोनों में से आप ही कोई ना कोई एक सही हो जाएगी और एक गलत हो जाएगी। चलिए बनाते हैं यहाँ पर। सूर्या इज सिटिंग एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ दुर्गा। एक बार हमने यहाँ पे दुर्गा को बैठा दिया। ठीक है, दुर्गा के राइट में थर्ड प्लेस पर 1 2 3 थर्ड प्लेस पे कौन है? सूर्या है। ठीक है, ठीक है, और एक बार हमने दुर्गा को यहाँ बैठा दिया और इसके राइट में थर्ड प्लेस है 1 2 3। यहाँ पे कौन आ गया? सूर्य आ गया। ठीक है, ओनली ताहिरा इज बिटवीन कृति एंड दुर्गा। कृति और दुर्गा के बीच में कौन बैठा? केवल ताहिरा बैठी है। अब देखिए दुर्गा
और कृति, या तो कृति इधर आएगी या तो कृति इधर आएगी। तो एक काम करते हैं, कृति या तो इधर आएगी या तो कृति इधर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं कि ताहिरा कहाँ बैठेगी, दुर्गा और कृति के बीच में बैठेगी। ठीक है, सेम यहाँ पे भी दुर्गा और कृति, या तो कृति यहाँ आएगी या तो कृति यहाँ आएगी। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं इसको। मानसी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दुर्गा, दुर्गा के लेफ्ट में सेकेंड प्लेस पे कौन है, मानसी। तो यानी यहाँ पे अगर मानसी बैठी है तो कृति तो आएगी नहीं, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो बैठा दिया मानसी को। दुर्गा के लेफ्ट में सेकेंड प्लेस पे कौन बैठा है, मानसी बैठी है। ठीक है, अभी हम इसको कृति को हटा दे रहे हैं, कृति की प्लेस यहाँ पे कंफर्म हो गई। ठीक है, यहाँ से भी कृति हट गई और यहाँ से भी कृति हट गई। ठीक है, अब आपके लिए कृति की पोजीशन समझ में आ गई होगी, कृति कहाँ बैठी है, तो कृति यहाँ पे बैठ जाएगी एंड यहाँ पे कृति यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा था, कृति और दुर्गा के बीच में ताहिरा बैठी, ताहिरा ही नाम था शायद, है ना, ताहिरा नाम था। तो कृति और दुर्गा के बीच में कौन बैठा है, ताहिरा बैठी है। यहाँ पे देखिए कृति और दुर्गा के बीच में कौन बैठी है, ताहिरा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओनली ताहिरा इज बिटवीन कृति एंड दुर्गा, मानसी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दुर्गा हो गया। ओनली वृत्ति सिटिंग बिटवीन सूर्या एंड योशिता, सूर्या और योशिता के बीच में वृत्ति बैठी है। सूर्या को हम बैठा चुके हैं। ठीक है, सूर्या और योशिता, सूर्या और योशिता, तो योशिता इधर तो आएगी नहीं, तो योशिता किधर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी योशिता। सूर्या और योशिता के बीच में कौन बैठी है, वृत्ति बैठी है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो सूर्या और योशिता, योशिता यहाँ आएगी नहीं, योशिता कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। सूर्या और योशिता के बीच में कौन बैठी है, वृत्ति। तो नाम ऐसे ऐसे है कि बार बार भूल जाओ। ठीक है, योशिता इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अहाना, योशिता कहाँ है, अहाना के लेफ्ट में सेकेंड है, तो अहाना कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी अहाना। ठीक है, और योशिता के लेफ्ट में अहाना के लेफ्ट में सेकेंड पे कौन है, योशिता है, अहाना। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं, वृत्ति सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ मानसी, वृत्ति जो है वो मानसी के लेफ्ट में सेकेंड है। वृत्ति जो है वो मानसी के लेफ्ट में सेकेंड है। वृत्ति जो है यहाँ पे कहाँ पे, वृत्ति ये रही, वृत्ति जो है वो मानसी के लेफ्ट में सेकेंड है। अब देखिए यहाँ पर, क्या आपको पता है कि एक केस यहाँ पर गलत हो रहा है, हमको यहाँ पर बहुत पहले दिख गया था, लेकिन चूंकि हमको सारी चीज़ें आपको दिखानी थी इसलिए हमने बीच में कट नहीं किया था। ठीक है, हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि कौन सा यहाँ पर फिगर गलत है। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ताहिरा, देखिए ताहिरा के लेफ्ट में थर्ड पे कौन बैठा, 1 2 3 मानसी बैठी है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो ताहिरा के लेफ्ट में कौन बैठा है, 1 2 3 मानसी। सारी पोजीशन सेम है, इसने कहीं पे भी नहीं कहा है कि कौन कॉर्नर पे बैठा है, कौन कहाँ बैठा है। ठीक है, इसने बिल्कुल भी नहीं कहा है। तो आप चाहे इस वाले फिगर से ले लो चाहे इस वाले फिगर से ले लो, आंसर सेम है। अगर यहाँ पे इसने एक लाइन ये जोड़ दी होती कि इनमें से कॉर्नर पे कौन कौन बैठा है, वहाँ पे आपका फिगर निकल के आ जाता। जहाँ तक मुझे लेकिन लगता है, मुझे यहाँ पर क्या लगता है, मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, बट यहाँ पे मैं कहूँगी कि दोनों के ही दोनों फिगर सही, क्योंकि यहाँ पे सबकी पोजीशन सेम आ रही है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। देखिए दुर्गा के लेफ्ट में अहाना है, अहाना के लेफ्ट में मानसी है, फिर योशिता है, फिर वृत्ति है, फिर सूर्या है, फिर कृति है, फिर ताहिरा है। सारी के सारे सेम है बिल्कुल, बस सिर्फ कॉर्नर का और मिडिल का सेम फर्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं बेटा फिगर सही है, मैं ऐसे कुछ भी 50% वाली चीज़ें नहीं बताऊंगी, मैं आपको 100% वाली चीज़ें बताऊंगी। दोनों के ही दोनों फिगर सही हैं, इसलिए सही है क्योंकि इन्होंने कहीं पे भी इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी यूज़ नहीं किया कि कौन कॉर्नर पे बैठा है, कौन साइड के बीच में बैठा है। ठीक है, इसलिए आपके दोनों के दोनों ही फिगर सही है। मुझे बीच में लग रहा था कि ये वाला फिगर जो है, कौन सा फिगर मुझे लग रहा था गलत हो जाएगा, सूर्य, मैं बताती हूँ इसमें कौन सा लग रहा था मुझे, कृति और दुर्गा। हाँ, मुझे सेकेंड वाला फिगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा था, सेकेंड लाइन के आसपास ये वाला फिगर गलत होगा, बट चलिए अच्छी बात है, सही हो गया ये भी फिगर। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है ताहिरा के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, तो ताहिरा के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, मानसी बैठी, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे कह रहा है, स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए जरा ध्यान से। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरीके से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं हैं।
नोट यहाँ पे दिया संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्या पर संचालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 13 है तो 13 पर संचालन, जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणती संचालन करने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे दिया है, कहने का मतलब है यहाँ पे जैसे 21 है तो 21 को आप 21 के साथ ही मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करें। 21 को 2 और 1 में मत तोड़ें, बस वो ये कह रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 183 है यहाँ पर है पहले सेट में, और दूसरे सेट में यहाँ पर क्या दे रहा है 2, 21 और 5। तो हमको सबसे पहले तो एक चीज़ दिख रही है कि बीच में जो नंबर है वो बड़ा है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर 1 और 3, 1 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अभी 9 में से हमने क्या कर दिया, 1 को घटा दिया। ठीक है, 9 में से 1 घटा दिया, क्या आ गया 8 आ गया। बीच वाला नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है। सेकेंड में भी यही काम करते हैं, 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 25 में से हम 4 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 21 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। अब आपके ऑप्शन में यही चीज़ आपको चेक करनी है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो क्या आपका 112 आएगा, नहीं 112 से बहुत पीछे चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, 1 नहीं होगा। चेक करते हैं अगले को। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 है, यस 33 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का। चलिए बनाते हैं, इसको समझते हैं। देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले यहाँ से इंग्लिश में देख लें, हिंदी वाले यहाँ से हिंदी में देख लें। ठीक है, दोनों ही जगह आपको क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैंने हिंदी में भी लगा दिए, हिंदी में भी आप देख लीजिए आराम से। समझा देती हूँ यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर आपसे कथन में क्या कह रहा है, निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ की भी आवश्यकता होती है। यानी कि निबंध लेखन सबको नहीं आता है, ये कला जिसके पास होती है केवल वही लिख सकता है। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए विषय की समझ के साथ साथ, यानी कि अगर आपको निबंध लिखना है किसी सब्जेक्ट पर, किसी विषय पर, तो उस विषय की आपको समझ भी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपको आतंकवाद पे लिखना है, टेररिज्म पे लिखना है, तो अब आपको पता भी होना चाहिए कि टेररिज्म क्या होता है, उसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको भाषा पे भी पकड़ होनी चाहिए। मान लीजिए आपको हिंदी आती ही नहीं है ना, लेकिन आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, या आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। यानी कि निबंध लिखने के लिए आपको उस विषय की समझ भी होनी चाहिए और भाषा पर पकड़ भी होनी चाहिए, लैंग्वेज पे आपको लैंग्वेज में परफेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन तो ये कह रहा है, इंग्लिश में भी देख लेते यही कह रहा है। एसे राइटिंग इज एन आर्ट। एसे राइटिंग क्या है, एक आर्ट है। इट रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज अ कमांड ओवर द लैंग्वेज टू बी एबल टू राइट अ गुड एसे। यानी यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपको ऐसे लिखना है तो उस सब्जेक्ट पे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ लैंग्वेज पे भी गुड कमांड होना चाहिए। ठीक है, यही तो कह रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे यहाँ पर धारणाएं क्या दे रहा है, एजम्पशन क्या दे रहा है। एजम्पशन दे रहा है विषय पर पूरी महारत के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। यानी अगर आपको उस विषय में, उस सब्जेक्ट पर परफेक्शन नहीं है तो आप निबंध ही नहीं लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या कहा, विषय, इससे आपको समझ में क्या आ रहा है। आप धारणाएं का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट को पढ़ के हम क्या एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एज्यूम हम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आप लेखन लिखना चाह रहे हो, आपसे किसी ने क्या कहा कि भाई देखो ऐसा है, निबंध लेखन तो एक कला है, सबके पास नहीं होती, हो सकता है आपके पास हो सकता है आपके पास ना भी हो, लेकिन आपको जिस भी सब्जेक्ट पर निबंध लिखना हो उस समय उस सब्जेक्ट की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए और लैंग्वेज पर भी आपको पकड़ होनी चाहिए। अब आप क्या सोचोगे, क्या अगर हमारे पास विषय पर पकड़ नहीं है, पूरी महारत नहीं है, तो क्या हम निबंध ही नहीं लिख सकते। एक बात बताइए, आपसे जब से आपने अपनी स्टडी शुरू की है ना, क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जब से भी स्टडी शुरू की है, आपसे नॉर्मली ऐसे लिखने को बोला जाता था, गाय पे ऐसे लिखो, माता पिता पे ऐसे लिखो, फैमिली पे ऐसे लिखो। क्या आपके पास में उस समय महारत हासिल होती थी? नहीं। ठीक है, लेकिन आपको जो थोड़ा बहुत भी आइडिया होता था आप लिखते थे, चीज़ें लिखते थे, गलतियां करते थे, लिखते थे, सीखते थे, करते थे कि नहीं करते थे। यानी कि अगर आपको विषय की समझ है ना,
तो आप निबंध लिख सकते हो ना। इसने ये तो नहीं कहा कि विषय पर अगर एक अच्छा निबंध लिखने के लिए विषय की समझ के साथ, विषय की समझ जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि महारत अगर नहीं है, यानी अगर आपने उस सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करा है तो आप निबंध ही नहीं लिख सकते हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है भाषा पर अच्छी पकड़ रखने वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। क्या कह रहा है? कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। मान लो कि आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है, लेकिन उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज नहीं है जिस पे आप निबंध लिख रहे हो, आप निबंध लिख लोगे? नहीं लिख पाओगे, है ना। मैंने आपको कह दिया कि ऐसा है, आप लोग सारे के सारे लोग अपने जो है अपने सपने, जो आपका एम है, जो आपका सपना है कि मुझे आगे चल के ये बनना है, उस पे आप निबंध लिख के लाओ। लेकिन आपको क्या पता, आरआरबी ग्रुप डी का आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि पेपर पैटर्न में क्या आना है, लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप निबंध लिख लोगे? नहीं लिख पाओगे। यानी कि भाषा पर अगर आपकी पकड़ है, आप तब भी निबंध नहीं लिख पाओगे। अगर आपको, यानी ये वाला तो गलत हो गया, है ना। भाषा पर अगर अच्छी पकड़ है, लेकिन अगर आपको इस विषय की समझ नहीं है तो भी आप निबंध नहीं लिख सकते हो। अगर विषय की समझ है लेकिन भाषा पर पकड़ नहीं, तो भी आप निबंध नहीं लिख सकते। दोनों ही चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि पूरी महारत ही हासिल होनी चाहिए तभी आप निबंध लिख पाओगे। तो यहाँ पर आपके ये दोनों के दोनों जो है धारणाएं गलत हो जाएंगी। इंग्लिश में कर रहे हो तो नाइदर एजम्पशन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज इम्प्लिसिट, यहाँ पर कोई भी इम्प्लिसिट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर क्या कह रहा है? डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जानवी अपने घर से चलना शुरू करती, निकालते, चलो जानवी को चलाते हैं। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जानवी अपने घर से चलना शुरू करती है और किधर जाती है? वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। 45 मीटर किधर जाती है? वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। बच्चों 1 मिनट। चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? जानवी जो है चलना शुरू करती है और कहाँ जाती है? 45 मीटर वेस्ट। तो चलिए ये मान लिया ये पॉइंट है, यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में जानवी जाती है, 45 मीटर वेस्ट की तरफ जाती है। फिर यहाँ क्या करती है? राइट में मुड़ती है, कितना जाती है? 32 मीटर जाती है। फिर ये राइट में मुड़ती है, कितना जाती है? 32 मीटर जाती है। देन सी टर्न राइट, फिर से राइट में मुड़ती है, कितना जाती है? 88 मीटर जाती है। फिर से राइट में मुड़ती है, कितना जाती है? 88 मीटर जाती है। इसके बाद सी टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर, फिर से राइट में जाती है, कितना जाती है? 50 मीटर जाती है। फिर से राइट में गई, कितना गई? 50 मीटर गई। फाइनली सी टर्न्स राइट अगेन, अब यहाँ पे फिर से वो राइट में मुड़ती है और कितना जाती है? 43 मीटर जाती है। कितना जाती है? 43, ध्यान रखिएगा 43। 45 आपके पास पहले से है, 43 और हो गया। जरा एक बार ऐड कर लीजिए, कितना जा रही? 88। अगर तो यहाँ पे ये इसी के सामने ही पहुंचेगी, 43 मीटर जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सी नाउ फ्रॉम हर होम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बताना है कि जहाँ से वो चली थी वहाँ से कितनी दूरी है और कौन सी डायरेक्शन है। यहाँ से चली थी तो सबसे पहले डायरेक्शन बताएंगे, तो कौन सी? साउथ। अगर बेटा साउथ है तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 तो गलत हो गया। ठीक है, कितनी दूरी है? पूरी 50 थी, 50 में से 32 चला गया तो कितना बचेगा बेटा? 18। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर लेफ्ट राइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इसी पेपर में यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है सिलोगिज्म का। ठीक है, चलिए बनाते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है ऑल ग्रासेस आर श्रब्स, सभी ग्रासेस क्या हैं? श्रब्स हैं। ऑल रूट्स आर फ्रूट्स, ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं। ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर, पता ही नहीं कौन कहाँ है, कोई बात नहीं, बनाते हैं, क्योंकि हमको आगे कोई कनेक्शन दिखा नहीं है तो बनाते हैं। ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर,
जो पॉइंटर है भाग जाता है बीच बीच में। ऑल फ्रूट्स, ये फ्रूट्स हो गया, ये क्या है, फ्लावर है, ठीक है। ऑल रूट्स आर फ्रूट, सभी रूट्स क्या है, फ्रूट्स हैं, तो सभी रूट्स क्या हो गए, फ्रूट हो गए। कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल ग्रासेस आर फ्लावर, ऑल ग्रासेस आर फ्लावर। क्या क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है क्या कि सभी ग्रासेस क्या है, फ्लावर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रासेस और फ्लावर में यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन गलत हो गया। सेकेंड कंक्लूजन कह रहा है ऑल रूट्स आर फ्लावर, सारे रूट्स क्या है, फ्लावर है। बिल्कुल सारे के सारे रूट्स कहाँ बैठे, फ्लावर के अंदर बैठे हैं, तो सेकेंड वाला तो सही है। थर्ड कह रहा है सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, सम फ्लावर आर फ्रूट्स, यानी फ्लावर का कुछ पार्ट फ्रूट्स में है क्या, बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि कोई पदार्थ किसी प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो इसे कम किया हुआ कहा जाता है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं कि इसमें रिडक्शन हो गया है, ठीक है। सेकेंड में कह रहा है कि यदि कोई पदार्थ किसी प्रतिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त करता है तो हम इसे क्या कहते हैं कि भाई ये भी रिड्यूस हो गया है। क्या ऐसा ही होता है, आपने साइंस में पढ़ा है ऐसा, है ना, कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को खो देता है तो भी हम ऐसे बोलते हैं कि ये रिड्यूस हो गया है, और अगर हाइड्रोजन को वो गेन कर लेता है तो भी हम ये बोलते हैं कि रिड्यूस हो गया है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। भाई देखिए मैं तो इतना साइंस मेरे को अभी इतना याद नहीं रहा, ठीक है, तो अगर आपको याद है तो आप इस फैक्ट को अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि 11 किसी तरीके से 130 से रिलेटेड है, उसी तरीके से 7 58 से रिलेटेड है। उसी अकॉर्डिंग आपको बताना है यहाँ पर कि जो 15 है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो 11 और 130 को हमको देखे कुछ याद आया कि 11 का अगर हम स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा, 121, ठीक है। और इसी 121 में हम क्या कर दें, +9 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। यानी कि अगर हम एक साथ बोलें तो एक साथ हम ये कह सकते हैं, इसको अगर हम और करेक्ट वे में लिख दें, थोड़ा सा अच्छे वे में, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि 11 का स्क्वायर कर दो और +9 ऐड कर दो, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121, और +9 हमने इसमें ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 130, ठीक है। यही काम करते हैं 7 के स्क्वायर के साथ में, 7 का स्क्वायर करेंगे +9 ऐड कर देंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, +9 ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 58। अब इसी तरीके से 15 का स्क्वायर कर दो, +9 ऐड कर दो, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, +9 ऐड कर दिया यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा आपका, 234। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कौन सी दो संख्या बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे 3 और 6 को। 3 और 6 को अगर आप चेंज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3/6, और 3/6 हुआ तो ये तो 1/2 दे देगा, पूरा सॉल्व भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। 8 और 9 को चेंज करते हैं, चलिए चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो 7 × 9 +8 -2, डायरेक्टली इसको हमने 2 लिख दिया 6/3 को, ठीक है। सबसे पहले बॉडमास के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर ही चुके हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 63 + 8 - 2 करोगे 59 तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत। ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, 7 और 3 को चेंज कर दो। तो बेटा 7 और 3 को चेंज करोगे, यहाँ पे जैसे ही 7 लाओगे अगेन ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, फ्रैक्शन के साथ आएगी, ऑप्शन नंबर 3 गलत। ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट आप मार्क कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 6 और 9 को चेंज करना है ना, तो ठीक है 6 और 9 को चेंज कर देते, तो 8, 9 की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया 6, और 6 की जगह क्या रख दिया 9। अब ये इक्वेशन बन गई, कर लेते सॉल्व। तो 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 56 -6
-3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50। एक सेकेंड, ये 59 है क्या यहाँ पर? एक सेकेंड, 7 × 8, 9 और 6 को चेंज किया था तो 9 की जगह 6 कर दिया। अच्छा, यहाँ पे प्लस होना है, ठीक है भाई, मैं सोच रही हूँ कि ये तो और पीछे जा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 56 माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग से अगला क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। 30 लोग उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अब पूरा पश्चिम उत्तर आप निकालो या कैसे भी खड़ा करो, कोई इससे मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मनोज जो है फ्रंट पोजीशन से 11वें नंबर पे खड़ा है। अब अगर आपको फ्रंट इधर से लेना है तो आप इधर से ले लो, फ्रंट इधर से लेना है तो आप इधर से ले लो, ठीक है। यानी कि इस साइड से लेना है तो आप इस साइड से ले लो। मैं इधर से फ्रंट ले लेती हूँ, मैं फ्रंट इधर से ले रही हूँ। ये फ्रंट है हो गया हमारा और ये बैक साइड हो गई, ठीक है। मनोज जो है वो 11th पोजीशन पे है फ्रंट से, तो मान लिया ये 11th पोजीशन पर है। कौन है? मनोज है फ्रंट से, ठीक है। मैं इसको ऐसे बना देती हूँ कि फ्रंट से ये 11th पोजीशन पर है। शाहीन इज स्टैंडिंग एट द 7th पोजीशन फ्रॉम द बैक। बैक साइड से शाहीन कहाँ पर है? 7th पोजीशन पर है। नीरज इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द फ्रंट ऑफ शाहीन। अब शाहीन अगर फेस करके खड़ा होगा तो इधर ही तो खड़ा होगा, क्योंकि फ्रंट तो ये है ना, है ना, फ्रंट तो ये है, तो शाहीन फ्रंट की तरफ तो मुंह करके खड़ा होगा। अब इसके साथ में इसके एग्जैक्टली फ्रंट में अगर नीरज आ रहा है, यानी कि नीरज इधर ही आएगा, ठीक है। जिधर शाहीन का फेस है नीरज इधर आ जाएगा, क्योंकि उसके कह रहा है फ्रंट में है। तो जस्ट उसके बाद नीरज आ रहा है, यानी इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? बैक साइड से 8 हो जाएगी, करेक्ट, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि कितने लोग खड़े हैं नीरज और मनोज के बीच में। एक बात बताइए, आपको फ्रंट से पता है कि 11 लोग इधर आ चुके हैं और इधर से आपको पता है 8 लोग इधर आ चुके हैं, ठीक है। तो 11 + 8 कितना हो गया बेटा? 19 हो गया। टोटल कितने थे? टोटल यहाँ पे उसने बोला था कि 30 लोग खड़े हुए हैं, तो बेटा अगर टोटल 30 लोग खड़े हुए हैं तो जितने बचेंगे उतने ही तो आएंगे बीच में। तो 30 में से आप 19 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 11, यानी कि मनोज और नीरज के बीच में कितने लोग खड़े? 11 लोग खड़े, ठीक है। मनोज और नीरज के बीच में कितने लोग खड़े? 11। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है 11 के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपवर्तित रहेगी? चलिए देख लेते हैं। ये है आपका 11। अब किसी को अगर ABCD पढ़ के करना हो तो कर सकते हो, टाइम ज़्यादा जाएगा, चाहे आप टाइमर लगा के देख लेना। और मैं तो इसको प्लेस वैल्यू से करती हूँ, मुझे इजी रहता है। 14, 20। अगर आप इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप लगाओगे तो सबसे पहले तो बेटा A आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ख़त्म। उसके बाद में कौन आ जाएगा? 5 वाला यानी E आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कौन आ जाएगा? 12 L। उसके बाद में 13 M। उसके बाद में N 14। उसके बाद में 20 T, ठीक है। सॉरी 20 लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। तो यहाँ पे N और T दोनों के दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे N आ जाएगा एंड यहाँ पे T आ जाएगा। देख लीजिए कौन कौन यहाँ पे सेम प्लेस पे है। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। केवल यही दो बच रहे जो सेम प्लेस पे हैं। तो कितने लोग हैं? 2। 2 लेटर्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। अगला यहाँ पर आपके सामने नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं यहाँ पर नंबर सीरीज। यहाँ पे क्या कर रहा है? 0, 2, 6, 12, 20 एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए बनाते हैं। तो हमें सीरीज बहुत पास पास दिख रही है तो हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं। 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस। तो बेटा अब आगे कितना आएगा? 10 का डिफरेंस आ जाएगा। 10 का डिफरेंस के साथ में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने आगे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भाई यहाँ पर आपको बताना क्या है, एक स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कंक्लूजन सही है, ठीक है। चलो अब तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि P > D, ठीक है। P
ग्रेटर देन डी। क्या आप पी से डी तक जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये साइन इधर है, ये भी साइन इधर है, ये भी साइन इधर है, ये साइन अपोजिट दिशा में जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। जी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो जी ये रहा, डी ये रहा। क्या जी से डी तक जा सकते हो? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि साइंस अपोजिट है, ये वाला साइन अपोजिट है एंड ये वाले साइन अपोजिट है, नहीं जा सकते। उसके बाद क्या कर रहा है? जी ग्रेटर देन टी। क्या जी से टी तक जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हैं। तो जी से टी तक अगर हम जा सकते हैं तो इसमें इस साइन में और इस साइन में किसको प्रायोरिटी दोगे? इस वाले साइन को प्रायोरिटी दोगे। तो क्या ये साइन है क्या? बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि एक बार हम इसको भी चेक करके दिखा देते हैं, एन और टी। तो एन बेटा ये है, एन ग्रेटर देन टी होना चाहिए, एन ये रहा, टी ये रहा। अगर आप देखेंगे तो एन छोटा है टी से, लेकिन एन बड़ा नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्लास कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अगर किसी भी तरीके का कोई सुझाव है तो आप हमें सुझाव अपना बता सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले शिफ्ट के पेपर के साथ में। तब तक के लिए इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक चीज़ हमें और बताइएगा, मेरे को एक आपसे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने पीपीटी फॉर्मेट में मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पेपर पे ही आपको कराऊं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, या पीपीटी माध्यम से मैं आपको कराऊं तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा? इसका हमें जवाब जरूर दीजिएगा, ताकि अगले दिन से मैं उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें ला पाऊँ, मुझे भी पता चले कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। हालांकि जो पेपर रहेगा उसमें हिंदी में या फिर केवल इंग्लिश में ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। मेरे पास पूरा का पूरा इंग्लिश में ही पेपर है। मैं आपके लिए ट्रांसलेट करती हूँ अलग से, ताकि आपको बच्चों को दिक्कत ना हो। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं केवल हिंदी वाला पेपर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, या केवल इंग्लिश वाले पेपर से सॉल्व करा दूंगी। अगर हिंदी में सॉल्व कराऊंगी तो वेल एंड गुड है, और इंग्लिश वाला पेपर लेके सॉल्व कराती तो मैं हिंदी में आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग हमें बता दीजिएगा अपना जो भी सजेशन है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं करूँगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा था कि कभी क्लास हो पा रही, कभी क्लास नहीं हो पा रही, चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हैं बार बार। कितना भी मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो को, आपकी क्लासेस को कंटिन्यू रख पाऊँ, बट कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है बार बार कि क्लास डिसकंटिन्यू हो जाती है, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो अगर मैं डायरेक्टली अगर उसे पेपर से कराऊँ तो मेरा टाइम बचेगा एंड क्लास रेगुलर हो पाएगी। तो अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा, जो भी हो, जो भी आपको लगता है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।